नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि चौथे चरण का मतदान किस तरह से चल रहा है, और ऐसा दिखाई पड़ रहा अभी तक के मतदान से कि मतदाताओं में उत्साह है। थोड़ा कुछ मौसम ने भी साथ दिया है, गर्मी भी थोड़ी कम है। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि गारंटी बनाम गारंटी पर यह चुनाव हो रहा है क्या, क्योंकि मोदी की गारंटी ये तो आपने इस बार बहुत सुना होगा, तो अब कांग्रेस भी इस गारंटी में आ गई है। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी किया है। पहले से कांग्रेस गारंटी दे रही है 5 न्याय 25 गारंटी, और उधर मोदी की गारंटी तो है ही। तो क्या ये पूरा का पूरा चुनाव गारंटी बनाम गारंटी पर है, इस पर आज की खास चर्चा होगी। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो मतदान है वो कैसा चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में हैं, कल वाराणसी से नामांकन कर सकते हैं, और आज रोड शो है वहां पर, जिसकी बड़ी जबरदस्त है प्रधानमंत्री के रोड शो की। अभी फिलहाल बिहार में वो प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद वाराणसी पहुंचने वाले हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश में लोकसभा के चौथे चरण का मतदान जारी। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर लगी कतारें। सुबह 11 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक करीब 25% मतदान दर्ज। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में और सबसे कम जम्मू कश्मीर में वोटिंग दर्ज। वीआईपी चेहरों ने भी किया अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175 सीट पर 11 बजे तक 23.10% का मतदान। ओडिशा विधानसभा की 28 सीट पर 23.28% वोटिंग। तो यूपी के ददरौल और तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंट में उपचुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आरजेडी के राज में बिहार में फला फूला अपहरण और फिरौती का उद्योग। पीएम ने बिहार के हाजीपुर में जनसभा को किया संबोधित। गुरुद्वारा पटना साहिब में टेका मत्था, लंगर भी परोसा। आज काशी में पीएम मोदी का रोड शो, कार्यक्रम की जबरदस्त तैयारी। कल कर सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से अपना नामांकन। देश प्रदेश के कई गणमान्य व्यक्तियों के रहने की संभावना। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित। 91.52% लड़कियां और 85.12% लड़के उत्तीर्ण। लड़कियों का प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 6.40% अधिक। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल कोई राहत नहीं। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी। ईडी की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बात सबसे पहले एजेंडे की, और सबसे पहला एजेंडा चौथे चरण का मतदान, जो कि अभी तक के जो आंकड़े हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उसके मुताबिक अच्छा मतदान चल रहा है चौथे चरण में। तो कुछ आंकड़े हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ चौथे चरण में खास बातें हैं। तो सबसे पहली बात यह कि अच्छा मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी। 10 मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर लगी कतारें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। अभी तक के आंकड़ों में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल और सबसे कम जम्मू कश्मीर में वोटिंग दर्ज की जा रही है। चौथे चरण में कई वीआईपी चेहरों ने भी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनावों के लिए भी मतदान जारी है। इन दोनों राज्यों में उत्तर प्रदेश के दादरौल और तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंट में उपचुनाव है। ये विधानसभा सीटों की बात हम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज कई दिग्गजों के तकदीर का फैसला हो रहा है। तो बाकी बचे जो 3 चरण अब रह गए, आज चौथा चरण है तो 3 चरण और बच रहे हैं। उसके लिए पीएम समेत कई दिग्गज नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम बिहार में थे तो कहा आरजेडी राज में बिहार में फला फूला अपहरण और फिरौती का उद्योग। पीएम ने बिहार के हाजीपुर में जनसभा को संबोधित किया। गुरुद्वारा पटना साहिब में मत्था टेका और लंगर भी परोसा। तो चौथे चरण के लिए यह मतदान लगातार जारी है और आंकड़े उत्साहजनक मिल रहे हैं चौथे चरण के लिए। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश कांग्रेस जैसी डरपोक और कमजोर सरकार नहीं चाहता। डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि किस तरह की सरकार देश को चाहिए, देश की जरूरत कैसी सरकार की है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि चौथे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। उत्साहजनक आंकड़े हमें मिल रहे हैं। रमा श्रीनगर से हमारे साथ रमा त्यागी जुड़ चुकी हैं और अश्विनी मिश्रा हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कन्नौज से जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ रमा जो है जुड़ चुकी हैं और अश्विनी मिश्रा। पहले मैं रमा के पास चलता हूं। रमा, जिस तरह से मतदान की जो खबरें आ रही हैं, मतदान में क्या कुछ जम्मू कश्मीर में आपको कैसा उत्साह दिखाई पड़ रहा है? इसलिए भी क्योंकि हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये पहला वहां पर लोकसभा चुनाव है जिसका वहां पर कई जो लोग थे, कई समुदाय थे, कई तरह के जो ग्रुप्स थे, वो इसका खास तौर पर इंतजार कर रहे थे कि वहां पर जो जमहूरियत है उसका उत्साह देखने को मिलेगा। तो कैसा उत्साह है? जिसे कह सकते हैं कि चरम पर है। यहाँ पर सुबह 7 बजे से पहले ही लोग यहाँ पर मतदान के लिए आ गए थे और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लंबी लंबी लाइंस जो हैं वहाँ पर लगी हुई हैं। और मैं आपको बताऊं लालचंद्र, एक बड़ा डिफरेंस जो देखने को मिला, अगर पिछले चुनाव से हम देखते हैं, पिछली बार के चुनाव से, जिन इलाकों में पहले 0% वोटिंग थी, जो संवेदनशील इलाके कहे जाते थे, जहां पर लोग नहीं निकलते थे, जहां पर कैंडिडेट भी नहीं निकलते थे, वहां से जो है ज्यादा मतदान की खबरें सामने आ रही हैं। तो अपने आप में इसे बेहद उत्साहजनक कह सकते हैं।
हैं, बड़ा चेंज कह सकते हैं। बिना डर के पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी कोई बॉयकॉट कॉल नहीं थी, कोई थ्रेट कॉल नहीं थी, किसी तरह का कोई आतंक अभी तक का अगर आप देखें चुनाव लगातार शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, कहीं से भी किसी तरह की भी कोई इस तरह की अनटुवर्ड इंसिडेंट की खबर नहीं है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा चेंज है। और 370 के बाद जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी, अगर इसका हम पूरा प्रोसेस देखें, पूरा अगर हम इसकी कैंपेन देखते हैं तो लाल चौक जैसा एरिया जिसकी पहले काफी दुहाई दी जाती थी, हर बात में लाल चौक की चुनौती दी जाती थी, वहां पर जिस तरह से पूरे उत्साह के साथ सभी दलों ने अपना वहां पर कैंपेन किया, वहां से अपनी यात्रा निकाली, इसके साथ ही वहां पर जो अवेयरनेस कैंपेन्स भी हुई और जो इलाके पहले अलगाववाद या आतंकवाद से प्रभावित माने जाते थे, वहां पर बड़ी संख्या में, बल्कि अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, अगर असेंबली वाइज परसेंटेज की बात करते हैं तो उन एरिया से ज्यादा जो है लोग निकल कर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह का पहले एक दबाव था और जब वो दबाव हटा, जब वो डर हटा, तो किस तरह से लोग खुलकर सामने आए हैं, किस तरह से वो अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। पहले लोग मुद्दों की बात नहीं करते थे, पहले जो बात होती थी वो भी आपने देखी है। और अब जिस तरह से लोग निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से अपने विकास की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव यहां से जाए, हमारी बात करे, तो ये लोगों की जो मेन स्ट्रीम में जाने की इच्छा है, ये जो लोगों की यहां पर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की जो इच्छा है, वो यहां पर साफ तौर पर दिखाई देती है। तो अपने आप में एक बड़ा चेंज इसे कहा जा सकता है, बड़ा चेंज इस सियासी लड़ाई में भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पहले गिने चुने जो उम्मीदवार थे वो भी डरते डरते जो है वो निकलते थे, कैंपेन के लिए नहीं निकलते थे या कई तरह के अकाउंट से संचालित होते थे। लेकिन इस बार 24 उम्मीदवार मैदान में हैं, कई नए चेहरे भी यहां पर आए हैं और बहुकोणीय लड़ाई भी, ये देखने वाली बात होगी कि ये बहुकोणीय लड़ाई साबित हुई या नहीं। लेकिन इस बार की जो चुनावी लड़ाई है, इस बार का जो लोगों में उत्साह है, वो अलग ही कहानी कहते हैं। बिल्कुल उत्साह है। आपने 24 उम्मीदवार बताए, वो भी अपने आप में वहां के लोगों के उत्साह को बयां करता है और जो वोटिंग का प्रतिशत है वो भी अच्छा है। अश्विनी के पास मैं चलता हूं। अश्विनी, आप सुगंध के शहर कन्नौज में हैं। जाहिर सी बात है कि वहां पर जो लोकतंत्र का सुगंध है उसे आप जरूर वहां पर महसूस कर रहे होंगे। ये बताइए कि लोगों में किस तरह का उत्साह है अश्विनी वहां मतदान को लेकर के। और आप बिल्कुल एक वीआईपी सीट पर खड़े हैं क्योंकि अखिलेश यादव यहां से मैदान में है। अश्विनी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? तो अश्विनी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जो कन्नौज में वोटिंग चल रही है उसका भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। हमने रमा से हम जुड़े हुए थे, रमा हमारे साथ जुड़ी हुई जम्मू कश्मीर से। रमा से एक बार फिर से मैं संपर्क करता हूं, तब तक फिर अश्विनी से भी बात करेंगे। रमा, जो आपने जिक्र किया कि उम्मीदवारों की संख्या इस बार काफी ज्यादा आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें, आम लोगों में आप कितना उत्साह महसूस कर रही हैं वोटिंग को लेकर के, चुनाव को लेकर के, उनके अपने मुद्दों को लेकर के? आप लगातार जम्मू कश्मीर से रिपोर्टिंग करती रही हैं, वहां के मुद्दों को हमें बताती रही हैं, तो क्या वो इसको, इस चुनाव को एक मौका के तौर पर अपने लिए देख रहे हैं आम लोग वहां के? बिल्कुल, यही एक बड़े उत्साह की इनकी वजह भी है कि ये एक मौका है कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर की आवाज है, जो कश्मीर की घाटी की आवाज है, जो अभी तक नहीं पहुंच पाती थी, जो एक सही तस्वीर जो है यहाँ की नहीं पहुंच पाती थी, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। एक ऐसा अच्छा कैंडिडेट वो चुने जो कि उनके मुद्दों को लेकर जाए। तमाम वो बात करते हैं कि सभी दल आते तो थे वोट मांगने के लिए यहाँ पर और अभी भी आए हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं वो भी उनके दिमाग में है और वो उस पूरे जो कामों का ब्यौरा है, जिसने जो किया है, जो दावे जो भी दल कर रहा है, उसका वो एक तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं, एक कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि पहले इन्होंने क्या कहा था, तब इन्होंने क्या कहा, अब जो नए चेहरे आए हैं वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरह के वायदे कर रहे हैं। तो जिसमें इन्हें विकास की ज्यादा आशा दिखाई देती है। इनका यही कहना था कि इस बार जो चेहरे हैं, जो दल है, उनसे हटकर काम के ऊपर हम वोट डालने वाले हैं और वही इस उत्साह की बहुत बड़ी वजह है। जिस तरह से महिलाओं को यहाँ पर अगर हम 370 की बात करते हैं, क्योंकि सभी दलों ने किसी न किसी तरह 370 को एक मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश की है। बीजेपी ने हालांकि यहां पर कैंडिडेट अपना नहीं उतारा, जम्मू में 2 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा और यहां पर एनडीए के जो
पार्टीज हैं वो चुनाव लड़ रही हैं और प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में यही कहा गया कि उनको जो है सपोर्ट किया जा रहा है। तो बीजेपी का यह कहना था 370 के बाद जिस तरह से जो केंद्रीय कानून यहां पर आए उनका लाभ यहां पर लोगों को मिलने लगा, विकास के जो नए रास्ते खुले, जो बहुत सारी पहले ऐसी चीजें थी 370 के रूप में जो विकास के रूप में बाधा थी, नहीं हो पाता था, तो उसके बल पर लोग इस चीज को समझ रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे अन्य लोग हों, और वो इसमें आगे निकल कर आएंगे जिस तरह से एक डर के वातावरण से वो बाहर निकले हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, जो यहाँ पर रीजनल पार्टीज हैं, एनसी है, पीडीपी है, उनका ये कहना था कि 370 के बाद जो स्पेशल स्टेटस है वो इनको बड़ा फायदा देता था और उससे जो है लोगों को नुकसान हुआ है और लोग उस पर वोट देंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर अपनी पार्टी है या गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी है, उनका ये कहना था कि 370 या जो जिस तरह की बातें एनसी और पीडीपी उठा रहे हैं वो कोई बड़ा मुद्दा लोगों के जहन में नहीं है, उससे कोई फायदा लोगों को नहीं था। किस तरह से अब नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं, जो यहाँ पर लोगों की उम्मीदें हैं या यहाँ पर जो लोगों की जरूरतें हैं उन पर किस तरह से खरा उतरा जा सकता है, वो लोगों के जहन में है। तो उसको देखकर जो है लोग बाहर निकलेंगे और यही उत्साह बताता है कि चाहे यहाँ पर महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे यहाँ पर बिजनेसमैन हो, या फिर क्योंकि प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ पर काफी हैं लेकिन अभी तक उनका कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पाया था, तो किस तरह से उनको उपयोग करके यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो प्रगति है, यहाँ पर हर हाथ में रोजगार, यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हों वो बेरोजगार ना हो, नई इंडस्ट्री खुले, लोग रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। तो इस तरह की जो नीतियां हैं वो लोगों के जहन में है और उसको लेकर भी जब हमने लोगों से बात की तो उनके मन में यही ज्यादा मुद्दे थे। जो आम लोग हैं वो 370 पे बात ज्यादा नहीं करते हैं, आम लोग सिर्फ यही बात करते हैं कि उनको क्या चाहिए, महिलाओं को किस तरह से नए प्लेटफॉर्म चाहिए, किस तरह से वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जो युवा हैं उन्हें किस तरह से आगे बढ़ने का मौका मिले। और वो ये भी कहते हैं कि किस तरह की जो पुरानी सियासत थी उन्होंने उसे दबाकर रखा, जो पुरानी सियासत में उनके मुद्दे दब जाते थे तो वो जो उनके मुद्दे हैं अब ना दबे। लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं, मुझे अश्विनी जी के पास, अश्विनी के पास जाने दीजिए। अश्विनी आपको आवाज मिल रही है? अश्विनी आपको आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है। मैं ये कह रहा था कि आप सुगंध के शहर कन्नौज में हैं। जी मिल रही है, आवाज मिल रही है। जी, लोकतंत्र का कैसा सुगंध आप वहां पर महसूस कर रहे हैं? लोगों में कितना उत्साह महसूस कर रहे हैं? आप एक वीवीआईपी सीट पर खड़े हैं क्योंकि अखिलेश यादव खुद इस बार मैदान में है वहां से। जी लालचंद जी, अगर देखें तो निश्चित तौर से सबसे अगर हॉट सीट है इस हॉट सीजन में और लोकतंत्र के इस महापर्व में तो वो कन्नौज है। कन्नौज से अब मैं धीरे धीरे वाराणसी की तरफ जाना था, लिहाजा अब मैं कानपुर पहुंच चुका हूं। कानपुर नगर का ये पोलिंग बूथ आप देख सकते हैं, कानपुर शहर का ये पोलिंग बूथ है। निश्चित तौर से देखिए सुबह 7 बजे से जो सिलसिला शुरू हुआ है लोगों के आने का, मतदान करने का, वो अभी तक टूटा नहीं है। तकरीबन अगर 1 बजे तक के जो आंकड़े, अब तो आधिकारिक रूप से 3 बजे तक के आंकड़े आ जाएंगे, 1 बजे तक के जो आंकड़े इन 13 सीटों पर तो 39.68% मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर। और इन 13 सीटों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान अगर हुआ है तो वो कन्नौज में हुआ है, धौरहरा में हुआ है, खीरी में हुआ है। तो निश्चित तौर से अगर देख सकते हैं कि जो ये 13 सीटें हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कन्नौज की सीट आपने बताई ही, एक और महत्वपूर्ण सीट है खीरी की, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र हैं। उसके अलावा कुछ और वीआईपी चेहरे यहां पर हैं, क्योंकि साक्षी महाराज भी उन्नाव से चुनाव लड़ रहे हैं, अनु टंडन चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन सबकी नजर और सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही तो कन्नौज सीट की इसलिए हो रही है कि अखिलेश यादव यहां पर 12 साल बाद उन्होंने खम ठोका है और उन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे पिता उनके धोबी पाट एक कुश्ती के दंगल में दांव यूज किया जाता था, उस तरीके से उन्होंने पत्ते अपने एकदम अंत में खोले, जिससे कि भाजपा को वहां पर प्रत्याशी भी बदलने का मौका न मिले। और वो कमोबेश उनकी कोशिश ये है, जो लोग जनमानस वहां का ये बताता है, वो इस कोशिश में है कि जो शिकस्त झेलनी पड़ी थी इससे पहले 2019 में, उसका वो बदला ले सके। लेकिन वहां पर अगर देखें तो पिछली बार बसपा और सपा दोनों का गठबंधन था, तब जाकर कहीं शिकस्त हासिल हुई थी समाजवादी पार्टी को। अब जब कांग्रेस, जिसका जनाधार पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, मूल तरीके से जातीय समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत वोटरों के साथ यहां पर चुनाव लड़ रही है। सब कांग्रेस का कितना वजूद है उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है, लेकिन कोशिश उनकी यह है कि हम अपने इस समाजवादी किले को हासिल कर सके। भाजपा की पूरी कोशिश हम इसको बचा सके और 13 की 13 सीटें जो इस चौथे चरण में है उनको बचाए रखना भाजपा की चुनौती होगी। तो इनकी कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके सीटें अपनी बढ़ा सके। ठीक है अश्विनी, संक्षेप में बताइएगा, क्या सीधी लड़ाई दिखाई पड़ रही है या कोई तीसरा कोना भी कहीं बनता दिख रहा है 13 सीटों पर?
लालचंद जी, कन्नौज की अगर बात करें तो इतिहास में हमने त्रिकोणात्मक संघर्ष पढ़ा था, जब गुर्जर, प्रतिहार, पालवंश और राष्ट्रकूट ने कन्नौज पे कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन कोई त्रिकोणात्मक संघर्ष इन 13 सीटों में कहीं नहीं है। और समूचे स्थितियों में अगर देखें तो अब तक नहीं, सीधी लड़ाई है, एनडीए बनाम INDI गठबंधन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जुड़ने के लिए, और रमा आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये लगातार जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि वोटिंग चल रही है चौथे चरण की, तो चौथे चरण की वोटिंग को लेकर के जो अलग अलग जगहों से खबर मिल रही है, उसकी वजह, उसमें हमें जो जानकारी मिल रही है कि लोगों में एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है, और पहले की तुलना में खबर यह भी मिल रही है कि मौसम भी साथ दे रहा है, यानी गर्मी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है, तो उसका भी लोगों पर, मतदान पर असर दिखाई पड़ रहा है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि क्या यह चुनाव गारंटी बनाम गारंटी का चुनाव है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मोदी की गारंटी तो आप जानते ही हैं, कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी जानते ही हैं। अब इस कड़ी में नई बात यह है कि सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है गारंटी को लेकर के, तो इसी पर आज की खास चर्चा होगी। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर, आप देख रहे हैं इस वक्त। और अब बारी आ गई है आज की खास चर्चा की, जो कि हम करने वाले हैं कि क्या ये जो चुनाव है ये गारंटी बनाम गारंटी के बीच का चुनाव हो रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से गारंटी दी जा रही है। तो गारंटी बनाम गारंटी का ये चुनाव है क्या, ये इसलिए हम इसकी खास चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से जो गारंटी है उस पर खास फोकस किया जा रहा है। और इसी कड़ी में नई बात क्या है कि सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। तो पहले कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं कि गारंटी बनाम गारंटी के बीच चुनाव हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चौथे चरण के लिए मतदाताओं के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की जो अपील है वो चौंकाने वाली है। देश के महिलाओं के नाम पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश भेजा है और उन्होंने लिखा, आपका एक वोट बराबर सालाना 1 लाख रुपए आपके खातों में। तो हर महीने बैंक खातों में सीधा 8,500 रुपए आने से भारत की महिलाएं आर्थिक निर्भरता से मुक्त होकर खुद अपने परिवार की तकदीर लिखेंगी। कांग्रेस पार्टी की फ्री बी की गारंटी को इस दौर में चुनाव जीतने का कारगर फॉर्मूला माना जा रहा है, कांग्रेस मानती है। जाहिर है कि पार्टी को जनता के बीच सीधे जाने की जरूरत भी इसके लिए कम कर देती है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने बिहार की राजधानी पटना में रोड शो किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, पीएम मोदी कल किया था शाम में। पीएम मोदी के इस रोड शो ने मगध के उस प्राचीन गौरव की झांकी प्रस्तुत की थी जिसको लेकर बिहार गौरवान्वित होता है। पश्चिम बंगाल से 4 बड़ी रैली के व्यस्त कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी पटना के रोड शो में शामिल हुए थे। आज सुबह वो पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में उन्होंने सेवा दी। अरदास और लंगर सेवा के बाद पीएम मोदी पंगत में बैठे, लोगों के अपने हाथों से उन्होंने खाना खिलाया है और जनता के बीच पहुंचने के बाद सेवा के भारतीय मूल्य को नई पीढ़ी के लिए पहुंचाने का मौका पीएम कभी नहीं छोड़ते। 3 फेज चुनाव तक पीएम मोदी ने पूरे देश में 82 रैलियां और दर्जनों रोड शो करके करोड़ों लोगों के बीच वो पहुंच चुके हैं। लेकिन इंडी गठबंधन जीत का मंसूबा फ्रीबी और गारंटी के भरोसे ही तय कर रहा है। जेल से अंतरिम जमानत पर लौटे केजरीवाल ने फ्रीबी की 10 गारंटी दी है। उन्होंने अपने 10 गारंटी में फ्री बिजली पानी के अलावा चीन से जमीन वापसी की भी गारंटी दे दी है। तो गारंटी बनाम गारंटी में राहुल गांधी की खटाखट इकोनॉमी वाली भी गारंटी है, उसकी भी चर्चा है और कांग्रेस पार्टी के हर छोटे बड़े नेता इसकी चर्चा कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प के साथ पीएम मोदी ने मोदी की गारंटी के साथ चुनाव प्रचार का अभियान तेज किया था। बीजेपी अपने सभी पुराने संकल्प, आर्टिकल 370 खत्म करने, राम मंदिर के भव्य निर्माण, ट्रिपल तलाक और यूसीसी के वादे को पूरा कर चुकी है।
मोदी की गारंटी युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण सहित पीएम गरीब कल्याण योजना से है। और उधर कांग्रेस की बात कीजिए तो 5 न्याय और 25 गारंटी में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक आर्थिक मदद की उनकी गारंटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब इन गारंटियों पर खर्च होने वाले 35 लाख करोड़ रुपए के खर्च का कोई फंड नहीं है, तो फिर इन हवाई गारंटी पर लोग कैसे यकीन करें, ये एक बड़ा सवाल है लोगों के मन में। तो ये तमाम जो गारंटी की बातें हैं कि किस तरह से गारंटी दी जा रही है, उनमें कुछ गारंटी तो ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो पूरी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी गारंटी है जिनके बारे में ये बड़ा कहना मुश्किल है कि वो पूरी होंगी कैसे, उसके लिए पैसा आएगा कहां से। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने देश के हर गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, वीडियो संदेश जारी किए, सुनिए। कांग्रेस एक क्रांतिकारी गारंटी लेकर आई है। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना हम गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। हमारी योजनाओं से कांग्रेस पार्टी ने लाखों भारतीयों को ताकत दी है। महालक्ष्मी इस काम को आगे बढ़ाने की हमारी सबसे नई गारंटी है। और वही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियों की घोषणा कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन के कब्जे की जमीन को भी वापस लाया जाएगा। हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा। बड़ी बड़ी गारंटी मिल रही है। उधर प्रधानमंत्री ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव विश्व में देश की साख और धाक बढ़ाने के लिए है। ये चुनाव देश की साख, देश की धाक और देश का रुतबा बढ़ाने के लिए है, और जिसके लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, आपको भी गर्व होता है। साथियों, हमने अभी चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है। भारत अंतरिक्ष में इससे भी आगे जाए, भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ये 24 के इस चुनाव से तय होने वाला है। आपका ये मोदी, ये आपका सेवक है, और सेवक भी मामूली नहीं है, ये 24/7 ऐसा सेवक है। तो लगातार नेता अपने अपने वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उसी क्रम में गारंटी जो है वो उसका बड़ा जोर है, हर तरफ से जोर है। तो क्या गारंटी बनाम गारंटी का चुनाव हो रहा है? इसी पर आज की खास चर्चा। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में सिद्धार्थ यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी। और साथ में वैभव त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत वैभव जी, आपका भी। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, कई बार हम लोग हालांकि इस बार ये चर्चा कर चुके हैं अलग अलग तरह की गारंटियों की, लेकिन सोनिया गांधी का जो वीडियो संदेश आया है, इस वीडियो संदेश ने इस चर्चा को एक नई तरह से शुरू करने की, और इसीलिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सोनिया जी ने ये वीडियो संदेश जारी करके और अपने जो कांग्रेस की गारंटी है उसको लेकर के मजबूती से बात रखी है। लाल जी, डेफिनेटली, और ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब तक पब्लिक मीटिंग में, रैलियों में, टाउन हॉल में ये राहुल गांधी कहते रहे हैं, अपने खटाखट इकोनॉमी की बात वो करते रहे हैं कि एक वोट में का मतलब 1 लाख रुपया, और वो खटाखट इकोनॉमी में कहते हैं हर महीने आपके पॉकेट में, आपके वैलेट में 8,500 रुपया आएंगे जी।
लेकिन आज जब यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी की तरफ से चौथे फेज के मतदान से ठीक समय में इस वीडियो संदेश का कुछ तो मतलब है, और ये टाइमिंग का मतलब है। टाइमिंग इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक चुनाव के मतदान से पहले सोनिया गांधी देश के महिलाओं के नाम संदेश जारी करती हैं, और उस संदेश में कहा जाता है कि एक वोट मतलब इक्वल टू 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपया। तो आप इस देश के मतदाताओं को एक तरह से अंडर एस्टिमेट करते हुए दिखते हैं। आप गारंटी दे रहे हैं, ठीक बात है, इलेक्शन कमीशन भी इस बात को लेके बहस करने में तैयार है। आप सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेके, अभी कई ऐसे पीआईएल हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी तय नहीं कर पाया है कि इस फ्रीबी का और इस गारंटी का क्या होना चाहिए दायरा। लेकिन इस सवाल इस देश के सामने में तो जरूर है। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम ये गारंटी दे रहे हैं कि चाइना से जमीन वापस ले आएंगे, वो जब ये गारंटी देते हैं कि 10 गारंटी में कि हम पूरे देश में एक फ्री बिजली का ये कर देंगे, तो ऐसे बात करते करते आप एक तरह से देश के मतदाताओं को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपके इस देश के वैभव का, आप इसके देश के आत्मसम्मान का, आपके इस देश के मतदाताओं के उस अभिमान का, स्वाभिमान का, वो आप उसको एक तरह से इग्नोर करते हैं जी। क्या इस देश के मतदाता आज सुबह में निकलते ही सोनिया गांधी के इस मैसेज को याद करेंगे कि मुझे 1 लाख रुपया इसके वोट की कीमत बनेगी? सवाल इसका नहीं है। सवाल जो आज पीएम मोदी अभी सारण के इस रैली में कर रहे थे, जो बात आपने सुनाई थी, इस देश में ऐसे राजनेताओं को यह बात क्यों नहीं सामने में आती है कि देश का धाक और साख बढ़ाने की जो अभी एक विकसित भारत संकल्प के साथ शुरू हुई थी, पीएम मोदी ने जो एक रोड मैप दिया था, आज विदेश में रहने वाले हर भारतीय को अगर अपने भारत पे और अपने भारत के उस गौरव पे उसको एक ये आत्मगौरव मिलता है, तो ये देश के पासपोर्ट की जो ये ताकत बढ़ी है, देश जो इकोनॉमी में आज 5वें नंबर पे पहुंचा है, तो क्या इस देश के इस गौरव से क्या यहाँ के लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे कोई भी क्लास के लोग हो, क्या उनका वो गौरव नहीं है जी? तो आप अगर इस गौरव को इस तरह से नजरअंदाज करते हुए सिर्फ ये गारंटी पे आते हैं, 8 गारंटी, 5 गारंटी, 25 गारंटी, तो मुझे लगता है लाल जी कि वो कहीं ना कहीं आप इस देश के मतदाताओं को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है। और बात ये भी होता है, जैसे केजरीवाल जी ने तो बड़े लंबे लंबे चौड़े वादे कर दिए, देखा हम भी क्यों गारंटी देने में पीछे रहे। वैभव जी के पास पहले चलते हैं, फिर सिद्धार्थ जी के पास। वैभव जी, एक जो सवाल मन में उठता है वैभव जी कि सोनिया जी को जैसे ये वीडियो संदेश उन्होंने आज जारी किया है, तो हो सकता है मतलब कि भाई उनको लग रहा होगा कि ये वीडियो संदेश जारी करना चाहिए वैभव जी, लेकिन ये सवाल उठता है कि फिर आज क्यों, जब पहले चरण का मतदान हो रहा था तो उसी समय ये वीडियो संदेश आ जाना चाहिए था गारंटी को लेकर। वैभव जी देखिए, ऐसा है कि ये सवाल गैर वाजिब है। अच्छा, ऐसा क्यों? अभी जो भाई साहब, नहीं, वो इस वजह से कि ये कैंपेन का हिस्सा है, कब कौन सा आइडिया है, कौन सी बात कब कहनी है, वो पार्टी का अपना रणनीतिक मामला है। अच्छा, ठीक और मैं आपको बता रहा हूँ, भाई साहब कह रहे थे कि पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ा। भाई साहब, एक तरफ ये सरकार झूठ बोल रही है। आपने कहा ना गारंटी बनाम गारंटी, गारंटी बनाम गारंटी नहीं है, झूठ और जुमला बनाम गारंटी है। अच्छा। राहुल गांधी का एक वादा आप बता दीजिए जो वो पूरा नहीं किए हो। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, किसानों की आय 2 गुनी, महिलाओं पर अत्याचार कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, सारे वादों से वो मुकर गए हैं। और प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे बड़ी ही मतलब क्या कहें, बेरहमी से झूठ बोल देते। 24/7 इन्होंने काम किया। पहले 18 घंटे कहते थे, अब वो ये भाषण में कहने लगे 24/7। अब 24/7 अगर काम करेंगे तो जो 4 गुना कर्ज देश पर बढ़ा, 205 लाख करोड़ का, 70 सालों में जो बातें करते हैं ना, 50 लाख करोड़ का कर्ज था और 205 लाख करोड़ का हो गया। अफगानिस्तान की मुद्रा भारत से मजबूत हो गई। मोदी जी क्या कहते थे 2014 में? उसी देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। हम वो भाषा नहीं इनके लिए उपयोग करेंगे क्योंकि हम पद की मर्यादा को समझते हैं। हाँ, ये भले प्रधानमंत्री मोदी जी पद की मर्यादा भूल गए हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। इन्होंने क्या कहा, गौरव की बात कर रहे हैं ना, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल की लाइन में लगा दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जब इन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की शुरुआत तो जो फूड सिक्योरिटी बिल की शुरुआत यूपीए 2 में हुई थी वैभव जी। लेट मी कंप्लीट प्लीज। लालचंद जी,
ऐसा है कि शुरुआत हमने की थी और उस टाइम हम 22-25 करोड़ लोगों को ये देते थे, जो कि बहुत गरीब। नहीं, आज 80-90 करोड़ लोगों को उस समय, देखिए जहां फैक्चुअली आप गलत बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। 80-90 करोड़ लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी बिल उस समय भी थी यूपीए 2 में। नहीं, आप फैक्ट चेक कीजिए वैभव जी, आप फैक्ट चेक कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक रिपोर्टर के देखिए, तौर उस पर वो बहस सब में कुछ जाके मैंने अगर कवर टाइम किया है। बर्बाद करना है, हाँ। उस बहस में जाके टाइम बर्बाद करना है तो हम करते रहेंगे। ठीक है, बढ़िया, अब आगे बढ़ जाते हैं। बढ़िए। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था, और जो हम देते थे ना, वो गौरव के साथ, स्वाभिमान के साथ उस गरीब को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देते थे। अच्छा। और जानते हैं उसका कीमत क्या था? हाँ। 2 रुपए किलो चावल देते थे और 2 और 1 रुपए रुपए किलो मुझे गेहूं। याद। अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बाद वो गरीब आदमी वो 10 रुपए चावल का भी नहीं दे पा रहा है। वो इतना गरीब हो गया और 80 करोड़ लोगों को वो देना पड़ रहा है। जो राष्ट्रीय सर्व की बात है उसको मोदी जी गौरव बता रहे हैं। अब एक बात और, प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश हमसे आगे निकल जाता है। जब इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब मैं सिद्धार्थ जी से जवाब ले लूं। 400 का सिलेंडर कंप्लीट 10 सेकंड। ठीक है। सिलेंडर 200 का हो जाएगा, 70 का पेट्रोल, 35 का हो जाएगा, 60 का डीजल, 30 का हो जाएगा, और 2 रुपए पर यूनिट की बिजली 1 रुपए हो जाएगी। लेकिन बिजली 8 रुपए हो गई, पेट्रोल 100 रुपए हो गया, डीजल। अब जवाब ले लेने दीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, सिद्धार्थ जी एक लंबी सी लिस्ट इन्होंने गिना दी गारंटी की। हालांकि आज की चर्चा हम गारंटी पर कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। इन्होंने एक लंबी सी लिस्ट गिनाई कि भाई देखिए ये कहा ये नहीं किया, ये कहा तो ये नहीं किया, लंबी सी लिस्ट इन्होंने गिना दी। देखिए लालचंद जी, ये लोग पहली बार चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हाँ। या राहुल जी पहली बार इस देश में अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये तो सबसे पुराने लोग हैं। ये तो वो दुकान है जो सबसे पहले इस बाजार में खुली थी, और इस बाजार से नकली माल बेच बेच के जब ग्राहकों का विश्वास उठ गया तब इनने नाम तो बदल लिया पर बातें वही रखी। मैं पूछना चाहता हूं, जितनी गारंटी जितने वादे दे रहे हैं, एक लाइन में ये भी तो कहा करिए कि जब 60 साल का हमारा शासन था तब हम क्यों नहीं कर पाए, इनमें से कोई भी काम हमने तब क्यों नहीं किया। ये आज तो नए नए ख्यालात आ रहे हैं, पर जिनके नाना, जिनकी दादी, पड़नाना, जिनके पिताजी जब बड़े बड़े महान महान नेता देश के प्रधानमंत्री रहे, तब तो देश में सिर्फ स्कैम होते रहे। ए से लेकर के जेड तक का स्कैम की लिस्ट रही, पूरे देश के खजाने को लूट लिया गया। कोई ऐसा काम नहीं रहा जिसमें से स्कैम नहीं निकला जाता था। प्रधानमंत्री कहा करते थे 1 रुपया भेज रहा हूं तो 15 पैसे नीचे पहुंचता, ये प्रधानमंत्री कहते थे। तो वो बात आज देश की जनता कैसे विश्वास करे कि अगर अभी बिटवा आकर के कह रहा है तो वो कुछ अलग करेगा। पहले खटाखट वाला फॉर्मूला अब आके मिला है ना, ये तो लालचंद जी क्या इनका फॉर्मूला है और ये खटाखट किसको कहां करना चाह रहे हैं वो तो भगवान जाने। पर अभी वैभव जी ये बात कह रहे थे, उनका जवाब दे रहे, उनका हम स्वाभिमान से देते थे जी। क्या स्वाभिमान से देते थे? लोग लाइनों में लग लग कर इस देश में अपने अधिकार के लिए दर दर भटकते रहते थे, वो स्वाभिमान था। आज जैम ट्रिनिटी के बारे में मैं वैभव जी से जाऊंगा कि वो जाएं और वो पता करें। जनधन का अकाउंट, आधार और मोबाइल, जैम की ट्रिनिटी से 32 लाख करोड़ डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर हुआ है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, आपके अकाउंट में पहुंच गया, कहीं नहीं लगना। आज किसान सम्मान निधि लेने के लिए कहां कौन लाइन में जाकर के लड़ रहा है? आज कोई मातृवंदना योजना में पैसे लेने के लिए कहां कोई लाइन में जाकर के लग रहा है? आज अपने सम्मान के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक ये लाभ पहुंचा रही है सरकार। तब वैभव जी की पार्टी को खटाखट याद है। खटाखट नहीं है ये तो लाइन में खड़ा करेंगे और किस किस को वैभव जी हंस रहे हैं, पूरा जवाब देंगे आपको और मैं वैभव जी के पास जाऊंगा भी जवाब लेने, लेकिन पहले विनोद जी के पास। विनोद जी, वैभव जी ने गारंटी बनाम गारंटी की बहस को थोड़ा सा मोड़ा है, ठीक है ना। हमारी बहस हालांकि आज गारंटी बनाम गारंटी की है, लेकिन वैभव जी जो बात उठा रहे हैं उसमें कई चीजें ऐसी थी जिसको कि मैंने भी कन्फ्रंट किया कि नहीं ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। अब ये बताइए कि जब कभी मतदाता वोट डालने जाता है तो वो तो पूरा जिसे कहते हैं ना कि इतिहास देख करके जाता है, किसका क्या इतिहास है, किसका क्या वर्तमान है। लाल जी देखिए, वो सिद्धार्थ जी जवाब देंगे और मैं समझता हूं कि मुझसे बेहतर जवाब देंगे वैभव जी की बात को। हाँ। लेकिन मैं जो बात वो कर रहे थे, स्वाभिमान की बात वो कर रहे थे, कांग्रेस की बड़ी लीगेसी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उनको याद दिला दूं जी कि आज जो अभी जो चुनाव है उस चुनाव में आप ये देखिए पूरे अभी चौथे फेज का मतदान हो रहा है।
हाँ। और उस चौथे फेज के मतदान में जब आप एक न्याय पत्र लेके आए थे 5 न्याय और 25 गारंटी, ठीक, तो 5 न्याय और 25 गारंटी पे क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा था? अगर ये भरोसा उस न्याय और उस गारंटी पे होती तो शायद ये संविधान खतरे में नहीं होता, शायद ये लोकतंत्र पे खतरे नहीं होते, शायद ये प्रधानमंत्री को 400 सीटें क्यों होगी इसका सवाल नहीं होता। वो मुद्दे आप इस तरह से ढूंढे जा रहे हैं कि जहां जहां आपको लगता है कि गारंटी की चलेगी तो गारंटी ले आओ, जहां आपको लगता है कि संविधान खतरे में है चले तो वो संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। जब आप इस तरह के नैरेटिव बनाते हैं तो आप अपने संकल्प पत्र को, जो न्याय पत्र आप कहते हैं, उसको एक कमजोर करते हुए दिखते हैं। रही बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समझने की जरूरत है कि इस देश में जो चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया हो गई है, इतने फेज के चुनाव हैं, अलग अलग, आप ये देखिए कि 42-45 डिग्री टेम्परेचर में आज इंडिया गठबंधन की पूरी रैलियों का आप एक लिस्ट ले लीजिए और प्रधानमंत्री मोदी का वो रैलियों का आप और रोड शो का आप लिस्ट ले लीजिए कि 40-42 डिग्री टेम्परेचर में जी पीएम मोदी एनडीए के जो घटक दल अपने सहयोगी हैं उनके लिए भी रैलियां कर रहे हैं, उनके भी कंस्टिट्यूएंसी में रोड शो कर रहे हैं और अपने पार्टी के नेताओं के लिए भी कर रहे हैं। तो ये जो जनसंपर्क है, ये लोकतंत्र का महा उत्सव होता है। आप उस उत्सव में सीधे जाने के बजाय आप अगर ये सुबह सुबह वीडियो जारी करते हैं तो वो किसी ना किसी तरह से एक आपको ये बात कहनी होगी कि आप समझनी होगी कि ये अंडरएस्टिमेट है। और त्रिपाठी जी, जब आप इस बात को कह रहे थे तो मैं इस बात को कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि आपका जो पूरा जो गारंटी है वो आप कर्नाटक का वो महालक्ष्मी योजना हो या हिमाचल की बात, आप उस गारंटी के लेके जो आप कह रहे हैं कि ये चल गया हुआ सिक्का है, तो वहां कैसे चला है उसकी इकोनॉमी को आप देख लीजिए और कितने लोगों को आपने दिया है महालक्ष्मी योजनाओं का। एक बार आप रिकॉर्ड देख लीजिए, वहां कितने महिलाओं को अब तक वहां मिला है 2000 रुपए का जो आपका एक गारंटी थी। तो ये बात जब आप राष्ट्रीय स्तर पे लाते हैं, स्टेट के लेवल पे तो आप इसको चला सकते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे आते हैं तो लोग पूछेंगे कि ये पैसा कहां से आएगा। बिल्कुल। और ये भी देखा हमने कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ, अशोक गहलोत ने लंबी चौड़ी सी लिस्ट दी थी गारंटी की, लोगों ने यकीन नहीं किया, राजस्थान के लोगों ने। खैर, वैभव जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इस तरह के लंबे चौड़े वादे करके ये सोचती है कि भाई लोग आएंगे वोट डालेंगे ही, बहुत ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्या ऐसा है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार के मुखपत्र की तरह लोग नहीं सुनते हैं, ना वो ऐसा सोचते हैं। अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि घोटाले बता देना, 10 साल में किस घोटाले की कौन सी जांच करके आपने जेल भेजा। आप तो सिर्फ विपक्ष के लोगों को टारगेट करते हैं, कोर्ट मुंह की आपको देता है, उसके बाद आप मौन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी जो बात देख करके आए थे, क्या उस पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर प्रधानमंत्री जी वाकई संजीदा हैं और देश के गरीबों के हितों की बात सोचते हैं तो 10 वर्षों में उनको ये बोलना था कि 10 वर्षों में हमने किया क्या रोजगार मिला। 83% युवा जो शिक्षित युवा है वो बेरोजगार है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। बात ये हो रही है कि 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। अगर 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते तो 5 लोगों के फैमिली साइज के साथ 100 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी रहे होते, उनको 5 किलो चावल की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यहाँ ये है कि अमीरों को जो 16-16.5 लाख करोड़ का इन्होंने कर्जा माफ कर दिया, कुछ चंद अमीरों का, वो कांग्रेस कह रही है कि वो पैसा हम गरीबों को देंगे, और जब गरीबों को देंगे और गरीबों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी बूम करेगी, इकोनॉमी इतना नीचे नहीं जाएगी। देश पे जो कर्ज उठा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पेट्रोलियम पे जो सेंट्रल एक्साइज वसूला करती थी पहले की, 2002 से हम ले लेते हैं, 70-80 हजार करोड़ का साल का कंप्लीट कर देंगे। कोई पॉइंट जी का जवाब नहीं, ऐसा है कि कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, कर लीजिए, क्योंकि समय की भी कमी है, उनका भी जवाब ले लेते हैं। करोड़ सालाना, अरे अब आप जब बार बार टोकेंगे तो कैसे कंप्लीट? नहीं, कंप्लीट देखिए, अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता ना वैभव जी, आप बात रखिए, उसके बाद सिद्धार्थ जी का जवाब लेकर के इसको शो को खत्म करके अगले टॉपिक पर भी जाना है ना। प्लीज, हमारे नेता ने कहा था कि 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए, उसको कोट कर दिया क्योंकि वो ईमानदार नेता था। और जब हमने वो ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जब शुरू की थी, हमने शुरू की थी सिद्धार्थ जी, आपने नहीं, और आपके
तत्कालीन यशवंत सिन्हा हो, नरेंद्र मोदी हो, इन सबने उस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का विरोध किया था। आप जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थ जी का। विरोध किया था, एफडीआई का विरोध किया था, और आप यू टर्न लेके हमारी नीतियों पे आ गए, तो आप पहले उसके लिए देश से माफी मांगे। ठीक है, सिद्धार्थ जी का जवाब। सिद्धार्थ जी का जवाब। आरोप लगाने वाले सिद्धार्थ जी कम से कम राफेल का जांच तो करा लेते, अब जवाब सुन लीजिए। जांच तो करा लेते, जांच से भागते हैं। अब जवाब से वही भागता है जो चोर होता है। सिद्धार्थ जी का जवाब। सिद्धार्थ जी, देखिए लालचंद जी, क्या कमाल बात है। मतलब देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। ये कह रहे हैं वो ईमानदार थे, इसलिए बता रहे हैं। जिनने भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, यहां तक कह दिया कि मेरे आंखों के सामने होता है और मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, मैं प्रधानमंत्री हूं, मुझे पता है और ये होता रहेगा, वो तो ईमानदार थे, बोफोर्स वाले ईमानदार थे। पर 22 साल में हेड ऑफ गवर्नमेंट जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल 11 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री, एक लालचंद जिनके दामन पर एक दाग नहीं आप लगा सकते, वो पे ईमानदारी का सर्टिफिकेट पूछते। दूसरी बात, मैं बस 10 सेकंड दूंगा। दूसरी बात, इकोनॉमी की बात कर रहे थे ये लोग, जिन्होंने फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी, हमको फ्रेजाइल 5 की दी थी। हमारे पास कितना सोना बच गया था, कितना फॉरेन रिजर्व बच गया था। आज वहां से हम फैंटास्टिक 5 पे ले आए। तो ये लोग इकोनॉमी का ज्ञान दे रहे हैं। इनके पास ना विजन है, ये बहस चलती रहेगी, बहस चलती रहेगी, समय की कमी है। मोटो है कि हम अपने उसको पूरा कैसे करेंगे। जो इन्होंने बात लिखी है वो सब खोप ली है। ठीक, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, वैभव जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे हमारे तमाम खास मेहमान। तो ये जो चर्चा थी ये कि किस तरह से जो गारंटी बनाम गारंटी है वो कितना बहस कितनी बन पा रही है इस चुनाव में। तो ये हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से। अब अगले एजेंडे की बात करते हैं, और अगला एजेंडा ये है कि काशी में प्रधानमंत्री मोदी कल नामांकन की संभावना है। बिहार में ताबड़तोड़ रैलियों के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी लौट रहे हैं। पूरा बनारस पीएम मोदी के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। अपने सांसद के लिए काशी की तैयारी कुछ अनोखी है। करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा काशी का रोड शो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से यह रोड शो शुरू होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद लंका गेट से शुरू होकर यह रोड शो का काफिला रविदास गेट, मदनपुरा, गोदौलिया चौराहा से काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा। 2014 और 2019 को भी याद कीजिए तो नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले काशी में रोड शो किया था। भव्य काशी, दिव्य काशी की भव्यता आज के रोड शो में भी दिखने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के रोड शो में लाखों लोग शामिल होने वाले हैं। सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी इस रोड शो की शोभा बढ़ाने वाले हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी 14 मई को यानी कि कल नामांकन दाखिल करेंगे अपना वाराणसी से। काशी के विद्वानों की राय है कि कल गंगा सप्तमी का शुभ संयोग भी है और इसी दिन मां गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। तो पीएम मोदी ने 2014 में नामांकन करने के बाद कहा था, आप याद कीजिए, कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो आज काशी मोदी के भगीरथ प्रयास से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वहां पर साकार हुआ है, जो कि भव्य और दिव्य काशी के लिए एक विशेष आकर्षण है। तो हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ गए। देखिए, हरिकेश बहादुर सिंह गौतम हैं, शैलेंद्र मिश्र हैं और रामेंद्र सिंह भी हैं हमारे साथ। और मज़े की बात है कि ये तीनों के तीनों वाराणसी में हैं रोड शो को कवर करने के लिए। मैं सीधे पहले चलता हूं शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री का रोड शो, जैसा कि हम जानते हैं 2014 हो 19 हो भव्य रोड शो हुआ था, इस बार की तैयारी कैसी है? बिल्कुल बहुत भव्य तैयारी है और ठीक मैं उस जगह खड़ा हूं जहां पर बीएचयू गेट है, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है। हमारे कैमरामैन मुरली पांडे हैं, उनसे कहेंगे कि दिखाएं। ये रथ तैयार है यहाँ पर, हमार काशी हमार मोदी, जो मीडिया वैन चलती है उस पर देखिए लिखा हुआ है। इसका मतलब बहुत साफ है, काशी की जनता कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सांसद नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। अभी 2 घंटे तकरीबन बाकी है। आप देखिए किस तरह से हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि सड़क के दोनों तरफ जनता खड़ी हो चुकी है। मुरली आप दिखाएं कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये प्यार है जो आप कह रहे थे कि भव्य रोड शो होने वाला है। इस वक्त हम मुख्य गेट पर दिखा रहे हैं तस्वीरें, जिसमें आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना उत्सुक है। हम नीचे जाएंगे, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे हमारे कैमरामैन के साथ।
और यहाँ पर आप देखिए कि लोग बात भी करना चाह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से यहाँ पर उनकी राय जाने। संक्षेप में एक दो लोगों से करा एक तरह से कहें कि हाँ, अगर हम आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आए हुए हैं आप? काशी से ही है। क्या कहना, आप कब आ गए मोदी जी का इंतजार करने? मोदी जी अब आएंगे ही आएंगे। अब तो कुछ देर में 4 बजे 4:30 बजे बोले थे, अब आएंगे। ठीक है, मोदी जी आएंगे इसलिए वो लोग पहुंच गए इंतजार में। और हमारे कैमरामैन देखिए दिखाएंगे कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या कैमरे से हमने वो नजारा देख लिया है। लौटता हूं आपके पास, मैं हरिकेश के पास चलता हूं। हरिकेश, कौन कौन से स्थान से हरिकेश ये रैली का शुभारंभ होना है? जैसा हम जानते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय पर माल्यार्पण करते हैं मोदी जी, और उसके बाद फिर ये रोड शो का काफिला चलता है। आज क्या कार्यक्रम है? कौन कौन सी जगहों से ये रोड शो गुजरने वाला है? देखिए लालचंद, जैसा कि शैलेंद्र आपको बता रहे थे, जहां से शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा के पास शैलेंद्र आपको बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। मैं संत रविदास गेट है जो लंका से ही चल के गोदौलिया की तरफ जो रास्ता जाता है, संत रविदास गेट के पास खड़ा हूं। और ये जो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये दिखाएं। मैं जब यहाँ पे 1 बजे के आसपास आया तो लोग पैदल ही चल के आते हुए दिखाई दिए। लगातार मीडिया के लोग उनसे बात कर रहे हैं, वो बता रहे। मैं लालचंद आपको बोलूंगा, ये कैमरा पर्सन दिखाएं, ये पगड़ी में जो लोग हैं, ये स्वागत के लिए मोदी जी के अपने तरीके से। और एक आपको लालचंद बताऊं कि भारत का जो मिनी भारत है उसका स्वरूप आप इसको पूरे रोड शो में आपको दिखाई देगा। मोदी जी जब चलेंगे लंका से मालवीय जी को माल्यार्पण करके, और जो सड़क के बीच में डिवाइडर हैं लालचंद, एक खास बात यह है कि जो काशी की पहचान रहे हैं, जो महापुरुष जिन्होंने काशी में जन्म लिया या काशी से जो जुड़े रहे, उन सारे लोगों की, महापुरुषों के चित्र लगाए गए हैं और टाइटल दिया गया है काशी की पहचान। उसमें पहला जो चित्र है वो काशी नरेश विभूति नारायण सिंह जी का है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, भारतेंदु हरि सिंह जी का है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का है। जी हरिकेश, लौटता हूं। रामेंद्र, खबर यह है कि कल प्रधानमंत्री नामांकन कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसके बारे में बताइए कि क्या इस खबर की पुष्टि है? दूसरी बात यह कही जा रही है कि बहुत सारे गणमान्य लोग वहां उपस्थित रह सकते हैं। इसके बारे में क्या खबर है रामेंद्र? बिल्कुल, देखिए कल प्रधानमंत्री नामांकन करेंगे। 11:30 का टाइम लगभग फिक्स है। तो कल नामांकन तय है। दूसरा क्या है कि लगभग जितने मुख्यमंत्री हैं और 20 मंत्री के आसपास उनके रोड शो का हिस्सा बनेंगे। और ये बाबा विश्वनाथ का दरबार, देखिए मोदी काशी के हो गए हैं और काशी मोदी के हो गई है, कोई बीच में है नहीं। और ये तब है जब बाबा विश्वनाथ की उनके ऊपर कपा है। हम बाबा विश्वनाथ के मंदिर में खड़े हैं, हम बीच से हटते हैं कि दर्शक ये देखें कि किस तरह मंदिर सजाया गया है। मोदी जी जब आएंगे तो शयन आरती माना जा रहा है कि मोदी जी शयन आरती यहाँ करेंगे। 5 बजे रोड शो शुरू होगा और लगभग 9 बजे के आसपास मोदी जी यहाँ मंदिर में आएंगे। तो 9:30 के बाद जो शयन आरती होती है उसको करने के बाद मोदी जी यहाँ से जाएंगे। तो मंदिर सजा दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था जो सिक्योरिटी वो टाइट कर दी गई है, लोगों के यहाँ आने जाने में रोक दिया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर में यहाँ 9 बजे तक आएंगे, तो उस तरीके से तैयारी की जा रही, साज सज्जा की जा रही है। तो ये तैयार है काशी मोदी जी के लिए, और मोदी जी भी जानते हैं कि काशी उनके लिए तैयार है। लाल ठीक, आप तीनों से बात करने का तो और मन हो रहा है, लेकिन समय कम है। आज तो आप तीनों से बात होगी ही जब प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। फिलहाल आप तीनों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन हम लोग जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री के रोड शो पर विस्तार से आप तीनों से बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप तीनों का। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। कल फिर इसी वक्त हम आपके साथ जुड़ेंगे, इस वक्त का ये खास शो लेकर के। और जैसा कि हमने बताया कि आज शाम में प्रधानमंत्री का काशी में रोड शो है, तो अपने तमाम संवाददाताओं के जरिए आपको इस रोड शो के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।